हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संडे को हमारी करंट अफेयर की वीडियो आती है, तो उसी क्रम में आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूं, जो रहेगा आपका बजट। देखिए, बजट से पेपर में कुछ भी पूछेगा, कुछ भी घुमा फिरा करके, कभी कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, कभी फैक्चुअल पूछेगा, लेकिन 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपसे यहाँ से जरूर पूछ लेगा। तो यही जो चीज़ है, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले मुझे कुछ बेसिक टर्म मुझे यहाँ पे समझ लेने चाहिए। सबसे पहले देखिए, बजट जो है ये होता क्या है। देखिए, बजट क्या होता है, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एक अनुमान होता है। किसका? सरकार का। सरकार का एक अनुमान होता है कि आने वाले साल में, क्योंकि फरवरी में आ जाता ही है, तो आने वाले साल में हमारे पास किन किन सोर्सों से कितना पैसा आएगा और कितना पैसा हम खर्च करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सरकार के पास कितना पैसा आएगा, यानी कि कितनी सरकार की आय होगी और सरकार का कितना व्यय होगा, इसी को बजट कहते हैं। इसके लिए आपको एक आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल आपका ये रहता है आपका 112 में 112 के अंदर आपका बजट रहता है। बेसिकली हमारे संविधान में देखिए, बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। हमारे संविधान में एक शब्द लाया गया है, उसे हम बोलते हैं वार्षिक। ठीक है, उसे बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण सर मतलब क्या हुआ? वार्षिक मतलब सालाना, वित्तीय मतलब पैसा, विवरण मतलब उसके बारे में। तो यानी कि साल में हम कितना पैसा हमारे पास आएगा और कितना हम खर्च करेंगे, उसका जो विवरण होता है उसे हम बोलते हैं बजट। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक आर्टिकल याद रखना होगा, दूसरा 110। 110 में क्या है? 110 में एक चीज देखिए यहाँ पे धन विधेयक। धन विधेयक आपको ये भी समझना होगा। विधेयक, धन विधेयक क्या होता है? देखिए कोई भी विधेयक, पहली बात तो विधेयक क्या होता है? देखिए विधेयक क्या होता है? एक कागज का टुकड़ा होता है। सिंपल विधेयक क्या होता है? एक कागज का टुकड़ा होता है। ठीक है, उसमें कुछ बातें लिखी होती हैं, उसे ही विधेयक कहा जाता है। अब एक बात समझे आप भी, देखिए धन विधेयक किसे कहेंगे और ये कौन कहेगा? जो अपना लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो उस कागज को पढ़ेगा और वो बताएगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है। किस आधार पर बताएगा? वो उसमें पढ़ेगा, उसमें ढूंढेगा 3 बातें। धन विधेयक के अंदर वो जब पढ़ेगा उसमें वो 3 बातें ढूंढेगा। क्या ये 3 बातें इसमें लिखी हैं? अगर ये 3 बातें इसमें लिखी होंगी उसको धन विधेयक बोल देगा, अगर नहीं लिखी होगी तो नहीं बोलेगा। कौन कौन सी 3 बात होगी? पहली बात, सबसे पहली बात क्या पे, जो टैक्स होते हैं, कर, करों को लगाना, करों को हटाना या उनको चेंजेस करना, इन तीनों में से अगर कोई एक बात है तब वो बोलेगा इस आधार पे कि ये धन विधेयक है। दूसरी कंडीशन क्या पे, अगर उस एप्लीकेशन में, ठीक है, सरकार ने कोई ऋण ले रखा है बाहर से, अगर उस तरह की उसमें कोई बात है, ऋण लेने संबंधी, देने संबंधी कोई बात है, तब भी वो दूसरे नंबर पे बोल देगा ये धन विधेयक है। तीसरी बात देखिए यहाँ पे हमारी, आपको यहाँ पे एक चीज और समझ लेनी चाहिए। 2 तरह की निधियां होती हैं। तीसरी बात को समझने के लिए 2 तरह की निधियां होती है। देखिए यहाँ पे एक होती है संचित निधि, एक होती है संचित निधि आपकी होती है, ठीक है, जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है। दूसरी होती है आपके यहाँ पे आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि आपकी 2 होती है। इसके लिए आपके आपको 2 आर्टिकल याद रखने होंगे। संचित निधि आपकी आर्टिकल 266 में है और आकस्मिक निधि आपके यहाँ पे 267, ये 2 आर्टिकल में है। हो गया। संचित निधि और आकस्मिक निधि क्या होती है? अगर मैं आपको नॉर्मली समझाऊं तो ध्यान रखना पे, ये सरकार की 2 तिजोरियां होती हैं। सरकार क्या होती है? ये 2 तिजोरियां होती हैं जिसमें सरकार क्या करती है? अपना पैसा रखती है। ठीक हो गया, ठीक है। संचित निधि जो होती है ना, इसमें सरकार का मोटा मोटा पैसा आता है। मोटा मोटा मतलब क्या? इतने मोटे मोटे नोट आते क्या? नहीं, मतलब जहां से सरकार के पास ज्यादा पैसा आता है वो पैसा सरकार का यहां इकट्ठा होता है। ठीक है, और जहां से थोड़ा कम पैसा आता है वो सरकार का यहां इकट्ठा होता है। देखिए समझाने का प्रयास करता हूं, कहां से ज्यादा कहां से कम आता है। देखिए यहाँ पे सरकार के पास अगर मैं बात करूं पैसे की, तो सबसे ज्यादा पैसा सरकार के पास जो आता है ना, वो आता है ऋण से। जो सरकार क्या करती है? लोन लेती है, मतलब बाहर से, विदेश से जो हम ऋण लेते हैं उससे सरकार के पास सबसे ज्यादा पैसा आता है। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो आता है टैक्सेस का। कभी आपसे अगर पूछ ले तो कहीं साइड में इधर लिख लेना, सर्वाधिक पैसा कहां से? हमारे पास जो आय है, आय में सर्वाधिक पैसा कहां से आता है? 2 चीजों से। ठीक है, आपको ध्यान रखना पे, सर्वाधिक पैसा नंबर 1 पे आता है ऋण से। कितना आता है सर? लगभग 35% हमारे पास हमारी जो आय है वो हमारी ऋण से ही होती है। दूसरा हमारा आता है टैक्स से। ठीक है, टैक्स से कितना होता है? लगभग 16%। 16% हमारे टैक्स से ही हमारे पास पैसा आता है। अभी ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे संचित निधि में क्या होता है? मोटा मोटा पैसा। एक तो ये ऋण वाला आ गया, इसमें तो आपको कुछ समझना नहीं है, ऋण लिया इसमें डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए संचित निधि आकस्मिक क्या होती है, इसको मैं आपको थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पे जैसे सपोज दैट मैंने लिया जो आपका टैक्स है, ठीक है, टैक्स क्या आपकी अगर स्लेब मैंने मान लिया कुछ इस तरह से टैक्स स्लेब यहाँ पे 0 से लेकर के आपका 2.5 लाख तक का मैंने मान लिया ऐसा। ठीक है,
ये आपका इसका टैक्स है, आपको 0% देना है, मतलब कोई टैक्स नहीं देना है यहाँ पे। अगर 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक का मैंने मान लिया अगर टैक्स है तो आपका यहाँ पे 5% का टैक्स देना है आपको। अगर 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का अगर आपकी इनकम है तो आपको 10% का टैक्स देना है। अगर आपकी 10 लाख से लेकर के 30 लाख तक का अगर आपका टैक्स इनकम है तो आपको यहाँ पे 30% का आपको टैक्स देना है। मैंने ऐसा ही मान लिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंजेस इसमें हो सकता है। अब एक बात जरा देखिए यहाँ पे, मुझे आप ये बताइए, जो बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है वो आपका कितना टैक्स देगा? यहाँ पे 30% का टैक्स देगा, ठीक है। 30%। अगर कोई बंदा 10 करोड़ कमा रहा है, अगर कोई 10 करोड़ कमा रहा है तो वो भी 30% का टैक्स देगा। क्या वो भी 30% टैक्स देगा? तो क्या ये न्याय है? ये तो न्याय मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, जो बंदा 30 लाख से, यानी 10 लाख से लेकर 30 लाख तक, 30 करोड़, अगर कोई बंदा 30 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो उस कंडीशन में क्या करती है सरकार, ठीक है, 30 लाख से अगर ऊपर कमा रहा है, 30 लाख से अगर उसने ऊपर कमा रहा है तो सरकार क्या करती है, 30% का ये वाला टैक्स तो लगाती है। ये बंदा क्या करता है, 4% का अतिरिक्त टैक्स भी देता है। 4% क्या करता है, ये अतिरिक्त टैक्स भी देता है। इसी को ही सेस कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सेस, ठीक है। अब ध्यान समझ देखिए, पे ये जो संचित निधि होती है ना, संचित, इसमें क्या होता है, यहां तक का जो ये वाला टैक्स है जो आम आदमी जमा करता है, ये पैसा तो आपका जाता है संचित निधि में, ठीक है। और दूसरा जो ये सेस का 4% का आपका कम पैसा है, ये पैसा आपका जाता है आकस्मिक निधि में। आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। देखिए अबे, तो इसका मतलब क्या हो गया, धन विधेयक आपका क्या है, धन विधेयक आपका क्या हो गया अबे, 3, यहाँ पे जो लोकसभा अध्यक्ष है वो 3 बातें ढूंढेगा। पहला क्या ढूंढेगा अबे, कि क्या इसमें कर लगाना, कर हटाना या कर चेंज करना, ऐसी कोई बात है, ऋण देने संबंधी कोई बात है, या फिर ये जो संचित और आकस्मिक निधि है इसमें पैसा डालने या इसमें से पैसा निकालने संबंधित क्या इसमें कोई बात है। अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो उसको लोकसभा अध्यक्ष करेगा, बोल देगा ये विधेयक धन विधेयक है। ध्यान रखना एक बात, जो संचित निधि होती है इस पे संसद का कंट्रोल होता है, संसद में बिल पारित करके इसमें से पैसा निकलता है। जबकि आकस्मिक निधि जो होती है इसमें राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है, राष्ट्रपति इसमें से कभी पैसा निकाल सकता है। देखिए तीसरी बात आपको जो यहां पे समझनी होगी, तीसरी बात यहां पे आपको एक समझना होगा, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय आपको समझना होगा, राजकोषीय घाटा। देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बात समझिए। राजकोष मतलब, देखिए कोष का मतलब क्या होता है, कोष का मतलब होता है धन, पैसा, ठीक है। राज का मतलब क्या हो गया, राजा का, ठीक है। पहले से राजा होता था, राजा का कोष होता था। आपने पढ़ा होगा जो चाणक्य का साप्तांग सिद्धांत है, उसमें एक अंग है, 7 अंगों में से एक अंग क्या है, कोष। राज करने के लिए हमें कोष यानी कि पैसा चाहिए। तो देखिए राजकोष क्या होता है, सरकार का अपना जो पैसा है, सरकार के पास कितनी आय हुई है, सरकार की कितनी आय हुई है और सरकार ने उसमें से कितना खर्च कर दिया है, ठीक है। बेसिकली इन दोनों का ही जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसी को ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है, ठीक है। अगर हुआ तो मतलब कैसे होगा, जैसे सरकार की आय कितनी है, 100 रुपए की आय है और सरकार ने खर्च कितना कर दिया, 110 रुपए कर दिया, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया आपका, माइनस का 10 रुपए का आपका क्या हो गया, राजकोषीय आपका घाटा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं बजट की तरफ। देखिए बजट के बारे में क्या क्या ध्यान रखना आपको इस बार के बारे में। देखिए पहली बात आपको ध्यान रखनी है, हमारा जो कुल बजट है, हमारा जो कुल बजट इस बार है ये आपका है 39.45 लाख करोड़, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये हमारा जो स्वतंत्र भारत का, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट के षणमुखम शेट्टी, आपको ये ध्यान रखना है, के षणमुखम शेट्टी ने हमारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट रखा था। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, देखो निर्मला सीतारमण इस बार का बजट इन्होंने रखा था। तो निर्मला जो सीतारमण है, इन्होंने ये अपना 4th बजट रखा, आपको एक बात ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आज तक सर्वाधिक बजट है, सबसे ज्यादा बार सर्वाधिक बजट जिन्होंने पेश किया है उनका नाम है, ठीक है, यहाँ पे मोरारजी देसाई, आपको ध्यान रखना है, मोरारजी देसाई। इन्होंने सर्वाधिक 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है, आपको एक बात ध्यान रखनी है। चौथी बात आपको एक बात ध्यान रखना, अभी 2021 और 22 का जो बजट था, ये बजट आपका पेपरलेस बजट इसको कहा गया, ठीक है। मतलब इस बार के पहले से हमारा जो बजट आता था उसमें बहुत सारा ढेर पुलिंदा बनता था, ठीक है। तो इस बार के जो बजट है अभी वो हमारा पेपरलेस बजट है। कौन सा, 2021-22 का बजट। देखिए अभी आपको ध्यान रखना है क्या, कुछ बातें। पहली बात, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय
जो घाटा हमारा इस बार का है वो हमारा 6.4%। आपको ध्यान रखना है, इससे पहले 2021 और 22 का जो हमारा बजट था, ये कब का है, 22-23 का। 21 अब यहां पर जो घाटा था हमारा 6.9% का था, यानी कि घाटा हमारा क्या हो गया, इस तरह पे थोड़ा सा कम हो गया। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भारत की जो आर्थिक वृद्धि है, भारत की आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, सर ये आर्थिक वृद्धि क्या होती है, ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति का जीडीपी में कितना रोल है, ठीक है, कितना रोल बढ़ गया है, उसे बोलते हैं आर्थिक वृद्धि, ठीक है। प्रति व्यक्ति, यहां पर आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रति व्यक्ति का जीडीपी में योगदान, प्रति व्यक्ति का जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान, क्या योगदान है, इसे बोलते हैं हम क्या पे, आर्थिक वृद्धि। तो जो आर्थिक वृद्धि हमारी वो इस टाइम पे 9.2% है, ठीक है। प्रति व्यक्ति का जीडीपी में जो हमारा योगदान है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आर्थिक वृद्धि कहते हैं, ठीक है। देखिए इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है, इस बार के बजट में एक विशेष चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो है अमृतकाल। तीसरा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अमृतकाल, अमृतकाल, अमृतकाल सर क्या है, जब हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक का, ठीक है। अभी हमारी 75वीं जो ये वर्षगांठ है, इस वर्षगांठ को, 75वीं वर्षगांठ को स्वतंत्र आजादी की, इसे अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव के रूप में इसे मनाया गया है। जो 2022-23 का बजट है उसे अमृत, ठीक है, उसे अमृत महोत्सव के रूप में उसको समर्पित कर दिया गया है। आप ये ध्यान रखना। अगला जो अपना 25 साल के बाद, 25 साल के बाद भारत को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, यानी कि तब बात कौन सी आ जाएगी, ये तब बात हमारे यहाँ पे 2047 की बात आ जाएगी, ठीक है। 2047 तक हमारे पास टाइम कितना भी 25 साल का, इस 20 के 25 साल को अमृत काल बोला गया है। क्या बोला गया यहाँ पे, इस 20 के 25 साल को अमृत काल बोला गया है, आप ये ध्यान रख लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे अमृत काल की जब मैं बात करता हूं, इन 25 सालों में हम क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, इन 25 सालों में सरकार ने 4 तरह की यहाँ पे अपनी प्राथमिकता रखी है। सरकार क्या करेगी, यहाँ पे 4 तरह की आपको प्राथमिकता देगी। क्या क्या सरकार ने बोल रखा है कि हम सबसे पहले यहाँ पे पीएम गति शक्ति, आपको ध्यान रखना है, पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम, देखिए गति मतलब क्या होता है, स्पीड, शक्ति मतलब देखिए पावर किसके पास है, पीएम के पास। तो पीएम क्या करेगा, कुछ क्षेत्रों में पीएम ने क्या कर रखा है, ठीक है, कुछ क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए उस तरह से ये काम किया जा रहा है। ध्यान रखना, इसमें इसके तहत टोटल जितने भी सेक्टर हैं उनको 7 इंजनों में डिवाइड किया गया है, 7 इंजन, ठीक है। 7 इंजन सर कौन कौन से हैं, सड़कें बनानी है, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पीएम गति शक्ति के तहत यहाँ पे 7 तरह के यहाँ पे इंजन आपके बनाए जाने हैं, ठीक है। मतलब 7 तरह के इंजनों की घोषणा करी गई है, क्या के लिए, विकास के लिए, ठीक है। देखिए दूसरी बात इसमें इन्होंने बोला है समेकित विकास, समेकित, इसमें इन्होंने बोला है समेकित, समेकित विकास। सर ये समेकित विकास क्या होता है, समेकित विकास का मतलब है समान विकास, सबका समान विकास करना है, सभी राज्यों का, सभी, ठीक है, वर्गों का समान विकास होना चाहिए। दूसरी ये बात कर रहे हैं। तीसरी बात ये बोल रहे हैं उत्पादन संवर्धन, उत्पादन संवर्धन, ठीक है, उत्पादन संवर्धन। उत्पादन संवर्धन सर क्या होता है, ध्यान रखना बे, उत्पादन में वृद्धि करना, संवर्धन, वर्धन मतलब क्या होता है, वृद्धि करना, ठीक है। तो उत्पादन संवर्धन का बेसिक मतलब क्या है, उत्पादन में वृद्धि करना, तो उत्पादन को बढ़ाने की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। चौथी जो बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो हमारा निवेश है, निवेश पर बल देने की बात कर रहे हैं, निवेश पर बल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस पे कब काम करना है, अगले 25 साल, अगले 25 साल पीएम गति शक्ति के तहत यहाँ पे 7 इंजन यहां बनाए जाने हैं, ठीक है। मतलब 7 सेक्टरों को, जो जितना भी विकास है वो 7 इंजनों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग तरह से यहाँ पे काम किया जाएगा। दूसरा समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन और यहाँ पे निवेश, ठीक है। देखिए इसके अलावा आपको यहाँ पे बजट में एक बात ध्यान रखना, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, ठीक है, वंदे मातरम रेलगाड़ी चलाई जानी है। ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसके तहत क्या आपको भारत के अंदर 400 नई रेल चलनी है। आपने सुना होगा कि एक नई रेल काठगोदाम से मुंबई के लगनी है, लग भी गई है। तो वंदे मातरम के तहत ही 400 नई रेलें लगाने का भी यहाँ पे काम किया जा रहा है, आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे रेलों में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती, इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, एक तकनीक लेके आया, उसको बोला है इन्होंने कवच तकनीक। क्या बोला है, कवच तकनीक, तकनीक। इसके तहत क्या, देखिए यहाँ पे जो रेलों में एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट उसको कम करने के उद्देश्य से बनाया गया। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये कह रहे हैं हम एक ऐसी पटरी बनाएंगे
ऐसी पटरी बनाएंगे। अगर एक ट्रेन यहां से आ रही है, अगर एक ट्रेन कहां से आ रही है, इधर से आ रही है, और एक ट्रेन अगर आपकी इधर से आ रही है, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में टकराने वाली है तो उससे पहले ही ये अपने आप ही रुक जाएंगी। हम इस तरह क्या करेंगे, हम व्यवस्था करेंगे। अभी इनिशियली हम क्या करेंगे, अगले साल तक हम क्या करेंगे, अगले साल तक यहाँ पे 2000 किलोमीटर तक हम ऐसी सड़क बना देंगे, ये ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपको अगला क्या याद रखना पे, देखिए आपको याद रखना है केन बेतवा लिंक परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। केन बेतवा लिंक जो परियोजना आपको ध्यान रखनी है। इसमें देखिए ये बेसिकली क्या यहाँ पे जो अपना बुंदेलखंड का एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया सर कहां पे है, आपका यूपी और मध्य प्रदेश का जो लगा हुआ बॉर्डर वाला एरिया है उसे बोलते हैं बुंदेलखंड, ठीक है। जो हमारी अमरकंटक की पहाड़ी है उसके पीछे पड़ता है। अमरकंटक की पहाड़ी हमारी इस तरह से है, ठीक है। ये हमारी बेसिकली सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची श्रेणी है उसे अमरकंटक बोलते हैं। अमरकंटक का पीछे वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं बुंदेलखंड। ये सूखाग्रस्त रह जाता है क्योंकि यहां से मानसून इससे आगे नहीं बढ़ पाता, तो यहां बारिश नहीं होती है। अब चक्कर क्या है, यहां पे दो नदियां बहती हैं, ठीक है। एक नदी बहती है यहाँ पे मालवा के पठार से आती है, एक नदी का नाम है केन, एक का नाम है बेतवा, ठीक है, बुंदेलखंड में बहती है। अब है क्या, कभी क्या होता है इसमें पानी ज्यादा, इसमें पानी कम, ठीक है। और बुंदेलखंड का एरिया कैसा है, सूखाग्रस्त एरिया, इसलिए बुंदेलखंड को हरा भरा करने के लिए इन दोनों नदियों को जोड़ा जाता है, किसे, केन और बेतवा को, ठीक है। ये बहुत ही एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले एक परियोजना चलाई थी, वो उसका नाम था नदी जोड़ो परियोजना, उसी के तहत ये काम किया जाता है। तो केन बेतवा जो लिंक परियोजना है इसके लिए बजट रखा गया, कितना बजट रखा गया, 1 मिनट रखना, ठीक है। इसके लिए जो बजट रखा गया है केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए जो बजट रखा गया है यहाँ पे, ठीक है, हाँ, 44,605 करोड़ का, 44,605 करोड़ का यहाँ पे बजट रखा गया, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, पीएम डिवाइन, क्या रखा आपको यहाँ पे, पीएम डिवाइन आपको यहाँ पे याद रखना है, PMDEVNE, सर ये क्या है, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट है, कैसा, DEV का मतलब यहां पे है डेवलपमेंट से, और NE का मतलब यहां पे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, ठीक है, डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसे बोला गया पीएम डिवाइन। आपसे पूछेगा तो आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए देखिए कुछ योजनाएं यहां पे आपको ध्यान रख लेनी है। पहला, जीवंत ग्राम योजना, आपको ध्यान कर रखना पे, जीवंत ग्राम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवंत ग्राम योजना। इसके तहत क्या करा गया, यहाँ पे जो हमारे सीमावर्ती हमारे गांव हैं, जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं जहां से पलायन ज्यादातर हो चुका है, बहुत कम लोग वहां पर रह रहे हैं, तो उन गांवों को पुनः जीवित करना, ठीक है। जीवंत गांव, उन गांवों को पूरा सीमावर्ती गांव, सीमावर्ती जो गांव है, ठीक है, सीमावर्ती गांव, इनके विकास के लिए, सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए ये योजना, यहाँ पे विकास के लिए ये योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत आप ये ध्यान रखना, ठीक है, बस आपको यह यहाँ पे सीमावर्ती गांव के विकास के लिए ये योजना बनाई गई है, ठीक है। चलिए अगला, यहाँ पे ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है। अगला 10वीं बात आपको ध्यान रखना पे, पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना, आवास योजना, पीएम आवास योजना के तहत यहाँ पे 48,000 करोड़ रुपए यहाँ बजट यहाँ पे दिया गया है। आपको एक बात ध्यान रखना, ठीक है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है मनरेगा, मनरेगा के लिए कितना बजट दिया गया, देखिए यहाँ पे मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ का बजट है, 73,000 करोड़ का इस बार यहाँ पे बजट दिया गया है। देखिए लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार ने कई तरह की यहाँ पे स्कीमें लेके आती है, लेकिन वास्तव में सबसे मजबूत और कारगर जो स्कीम है वो आपकी मनरेगा है, क्योंकि मनरेगा एक्चुअल में एक योजना नहीं है, ये एक्चुअल में एक कानून है, इसे मनरेगा एक्ट कहा जाता है। 2006 से कानून क्या है, लागू है, ठीक है। चलिए देखिए इसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखना, 12वां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है इसके तहत 19,000 करोड़, कितना पे 19,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट रखा गया है। आपको ये बात भी ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तो ये रही आपकी टॉप 12 चीजें जो इस बार के बजट में यहाँ पे शामिल थी, आपको ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।